बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। पीडीएम का जो इजलास हुआ है, उन्होंने साकिब नज़ार साहब की जो ऑडियो का मामला है उस पर एक मौक़िफ़ लिया है और जो मौक़िफ़ लगता था वो लेंगे, उसी से मिलता जुलता उन्होंने मौक़िफ़ लिया है। लेकिन पीडीएम अब क्या कह रही है? पीडीएम ये कह रही है कि 2022 में इंतखाबात करवाए जाएँ। 2022 में इंतखाबात करवाए जाएँ, ये पीडीएम क्यों कह रही है, इसकी वजह मैं आपको अभी बताता हूँ। इसकी तकनीकी वजूहात हैं। 2022 के बाद इंतखाबात अगर ये लड़ेंगे तो फिर इनके लिए ग्राउंड वैसा नहीं रहेगा जैसा ग्राउंड इन जमातों के लिए 2022 में होगा। उसकी वजह मैं आपको भी बता देता हूँ, लेकिन पहले आप ख़बर देख लेंगे। पीडीएम का जो इजलास है, मरियम नवाज़ साहबा, फजलुर रहमान साहब, शहबाज शरीफ साहब, एहसन इकबाल, हाफिज़ अब्दुल्ला साहब और दीगर लोग मौजूद थे। इससे खबर क्या निकली है? उन्होंने कहा कि आइंदा साल आम इंतखाबात करवाए जाएँ 2022 में, और फैसला किया गया कि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार से मुताल्लिक ऑडियो लीक पर सख्त मौक़िफ़ अपनाया जाएगा। और उन्होंने ये कहा कि मियां नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ एक साजिश हुई थी और ये जो ऑडियो लीक हुई है जस्टिस साकिब निसार साहब की, इस पर बहुत गर्मा गर्म बहस पीडीएम के इजलास में हुई है और फैसला किया गया है कि सख्त मौक़िफ़ अपनाया जाएगा और साबिक चीफ जस्टिस ऑडियो पर सख्त मुज़ामत करने और मामले को मुल्कगीर सतह पर उठाने पर इत्तफ़ाक़ राय किया गया है। और फजलुर रहमान साहब ने दोबारा जोर दिया कि इस्तीफ़े दे दें सारे मिलके, और जब इस्तीफ़े देंगे तो फिर ये हुकूमत नहीं चल पाएगी। और यही एक तरीका है कि 2022 में इंतखाबात करवाया जा सके। 4 घंटे पर मुश्तमिल ये इजलास था और साथ ही साथ कुछ आगे मीटिंग होगी जो क़यादतें बैठेंगी मुख्तलिफ, और कुछ मेंबर्स आए नहीं थे इस इजलास में जिनको शोकाज नोटिस जारी करने का फ़ैसला किया गया है। पीडीएम पहले ही एक शोकाज नोटिस जारी करके परेशान है, अब और जारी करने जा रही है। लेकिन साकिब निसार साहब की ऑडियो के मामले पे पीडीएम खड़ी हो गई है कि इसी के ऊपर जो है वो हमने तहरीक को आगे बढ़ाना है। लेकिन सबसे आसान तरीका ये है, यानी बार बार सब कह रहे हैं, नून लीग ने यह मुतालबा कर दिया है कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज साहिबा का जो सज़ा है वो ख़त्म कर दी जाए। और वो इसलिए ख़त्म कर दी जाए क्योंकि ये जो ऑडियो लीक हुई है ये इस बात का सबूत है कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज को गलत सज़ा दी गई है। ये पीएमएलएन का कहना है। वो ये मानते हैं कि ऑडियो लीक जो हुई है वो ठीक हुई है, नवाज शरीफ को और मरियम नवाज को सज़ा जो है वो गलत हुई है, लिहाजा वो सज़ा ख़त्म कर दी जाए, ये पीएमएलएन कह रही है। लेकिन इसका एक बड़ा आसान हल है, वो ये है कि इस ऑडियो को बतौर सबूत मरियम नवाज और नवाज शरीफ अदालत में लेकर जाएं। जो एफिडेविट है राणा शमीम का, उसको बतौर सबूत मरियम नवाज और नवाज शरीफ अदालत में लेकर जाएं। जज अरशद मलिक की जो वीडियो है उसको मरियम नवाज और नवाज शरीफ बतौर सबूत अदालत में लेकर जाएं। लेकिन वो ये जानते हैं कि जज अरशद मलिक की वीडियो भी एडिट की गई थी, चीज़ों को आगे पीछे से जोड़ के 2 नंबरी करके उसको तैयार किया गया था। वो जब भी अदालत में जाएगी उल्टा केस हो जाएगा इनके ऊपर। एक ऐसी चीज़ को अदालत में पेश करने पर, एक झूठी गवाही और एक झूठी फैब्रिकेटेड वीडियो को अदालत में ले जाने पर एक उल्टा केस हो जाएगा इन लोगों के ऊपर, तो नहीं लेकर जाएंगे। जो जज रिटायर राणा शमीम हैं, उनका एफिडेविट कभी नहीं लेकर जाएंगे क्योंकि वो भी वो साबित नहीं कर सकते। हत्ता कि यहाँ तक है कि जिस मुअज़्ज़िज़ जज का नाम लिया गया वो उस वक्त पाकिस्तान में मौजूद ही नहीं थे, तो ये भी नहीं लेकर जाएंगे कभी अदालत में, वहाँ भी फंस जाएंगे। और जहाँ तक ये वाली वीडियो है, इसका पोस्टमार्टम तो पाकिस्तान में ही हो चुका है, और इसका क्या करना है। और वो जो फर्म है जिस लेबॉर्ट्री से इन्होंने इसका फोरेंसिक करवाया है, अहमद नूरानी साहब ने, उसके साथ जो मुआहिदा किया उसमें यह लिखा कि आप किसी से बात नहीं करेंगे, ख़ासतौर पे पाकिस्तान के मीडिया से। उनको बाउंड कर दिया कि आपने खुफिया रखनी है मालूमात। यानी इनको तो चाहिए था कि उस फर्म को कहते कि जनाब आप पूरे पाकिस्तान में ढिंढोरा पीटे, आपको जो बुलाए जाके आप उसके साथ बात करें, यू आर फ्री टू टॉक, किसी से भी आप बात कर सकते हैं। लेकिन उनको पैसा दिया, उनको काम दिया और बाद में उनसे मुआहिदा किया कि आपने किसी और से तज़किरा नहीं करना। तो ये चीज़ें अगर मुस्लिम लीग नून को या फजलुर रहमान साहब को या शरीफ ख़ानदान को लगता है कि उनकी फेवर में है, तो अदालत में लेकर जाएं और अदालत से रिलीफ ले लें। दुनिया की किसी अदालत में इस तरह की जाली वीडियोस, ऑडियोज़,
और ऐसे जाली एफिडेविट्स के ऊपर कभी भी किसी किस्म का रिलीफ नहीं मिलता, तो यहां भी नहीं मिलेगा। अब आ जाए, वज़ीर आज़म पाकिस्तान का मौक़िफ़ इस इशू पे सामने आया। ये जो ऑडियो टेप है इसके बारे में वज़ीर आज़म इमरान खान ने साबिक़ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार साहब की मुबैना ऑडियो को अपोजिशन और मुस्लिम लीग नून की जानिब से अदलिया पर हमला करार दे दिया कि यह सब आला अदालतों के जजों पर दबाव डालकर मनपसंद फैसले करवाने के लिए किया जा रहा है। तर्जुमानों के इजलास में वज़ीर आज़म इमरान खान ने हाल ही में मंजर आम पर आने वाली साबिक़ चीफ जस्टिस साकिब निसार की मुबैना ऑडियो मुल्क भर में कीमतों में गैर मामूली इजाफे और इंतखाबी इस्लाहात के कवानीन समेत मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया। लेकिन जो मेन चीज़ है वो ये है कि वज़ीर आज़म ने कहा कि ये मुस्लिम लीग नून अपनी साबका तारीख, जो इनकी तारीख है, उसको दोहरा रही है और किस तरह इस पार्टी ने माजी में अदलिया के ऊपर हमले किए हैं, जजेस को बदनाम किया है। ये दोबारा वही सारा कुछ करना चाह रहे हैं और उसी डगर पे चल रहे हैं और ये अदलिया के ऊपर एक तरह का हमला है, जाली वीडियो बनाकर लाना और लाकर उसके ज़रिए से आला अदलिया को दबाव में लेने की कोशिश करना। आपने एक चीज़ पे गौर किया, मुस्लिम लीग नून के जितने सहाफ़ी हैं या जितने दानिश्वर हैं वो सारे एक ही मुतालबा कर रहे हैं, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर चाहे वो पाकिस्तान के बाहर है। वो सब ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की आला अदलिया इस ऑडियो का, इन वीडियोस का और इस एविडेविट का नोटिस लेके इसके ऊपर कार्रवाई करे। ख़ास तौर पे साकिब निसार साहब की ऑडियो का नोटिस पाकिस्तान की अदलिया ले, क्योंकि वो ये सारे समझते हैं कि ये ऑडियो बिल्कुल जेन्युइन है और ये एक सबूत है मियां नवाज शरीफ साहब की बेगुनाही का, मरियम नवाज साहिबा की बेगुनाही का। तो इसलिए वो ये कहते हैं कि इसकी बुनियाद के ऊपर अदलिया नोटिस ले। लेकिन उनमें से कोई भी ये नहीं कहता कि इसकी बुनियाद पे शरीफ खानदान अपने मुकदमे के अंदर बतौर सबूत इसको पेश कर दे। वहां कोई ये बात नहीं करता। क्यों नहीं करते? क्योंकि उनको पता है कि जब अदलिया इस पे नोटिस लेगी तो इतना कीचड़ उछलेगा, इतना शोर मचेगा, हम इतना रोला डालेंगे कि असल केस कहीं गायब हो जाएगा। कोई ये पूछेगा ही नहीं शरीफ खानदान से कि मनी ट्रेल कहां है, कोई ये पूछेगा ही कि नहीं ये पैसा कैसे बना है। एवन फील्ड अपार्टमेंट का केस हो या अल अजीजिया रेफरेंस हो, इन तमाम के अंदर जो असल केसेस हैं वो दब जाएंगे। मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस दब गए, उन सब के ऊपर कोई बात नहीं, बात इस ऑडियो के ऊपर होगी। वो चाहते हैं कि ये मामला बहुत ज्यादा उछले। मेरे ख्याल में अदालत को इसके ऊपर, क्योंकि नोटिस लेंगे रोला ही पड़ेगा और तो कुछ होगा नहीं। होना यह चाहिए कि शरीफ खानदान और उनके वकला को केस की तारीख पे अदालत कहे कि अगर आप इन चीजों को हिस्सा बनाना चाहते हैं मुकदमे का तो ले आए, फिर उनको ऑफर दी जाए। मुझे ऐसा लगता है कि ये होना चाहिए। मैं कोई ये नहीं कह रहा कि अदालत यही करे, लेकिन मुझे लगता है कि अदालत उनको कह सकती है कि जनाब आप ले आए, आप लोगों की लीडरशिप रोजाना बाहर रोला डालती है और रोज कुछ सबूत लेकर आ जाते हैं, उन चीजों को आप अपने मुकदमे का हिस्सा क्यों नहीं बनाते, अपनी फाइल के अंदर शामिल क्यों नहीं करते? आपके वकला है, लेकर आ जाएं उसको। वहां जो वकील का जवाब होगा पीएमएलएन का, वो सुनने वाला होगा और वकील कहेगा कि हम उन चीजों को अपने केस का हिस्सा नहीं बनाना चाहते। हां, अगर अदालत खुद चाहती है तो जो मर्जी मंगवा ले। यानी उस एक गलत चीज को दूसरों के ऊपर डाल रहे हैं। खुद पता है कि वो फैब्रिकेटेड है, वो झूठी है और उससे कोई हकायक सामने नहीं आ रहे, बल्कि हकायक को छुपाने की एक साजिश है। आज ओवरसीज पाकिस्तानी इलेक्शन कमीशन पहुंच गए हैं। बज़ाहिर ये एक प्रोग्राम ऐसा लगता है कि प्लान्ड था, हुकूमती वज़रा भी साथ थे, कुछ ओवरसीज भी साथ थे, तो एक पॉलिटिकल एक्टिविटी थी, वो उनको लेकर आए। उन्होंने आकर वहाँ पे कहा कि जनाब आप हमें हक दें और आई वोटिंग जो है, यानी आईटी के ज़रिए से जो वोटिंग होती है उसका हक हमें दिया जाए। समुंदर पर पाकिस्तानियों ने आई वोटिंग के कानून पर अमल दरामद के हवाले से याददाश्त सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को जमा कराई। याददाश्त के मतन में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन बैरून मुल्क पाकिस्तानी मिशंस को आई वोटिंग के हवाले से इक़दाम करने की हिदायत जारी करे। इलेक्शन कमीशन ने आईनी जिम्मेदारी है उसकी कि समुंदर पर पाकिस्तानियों को वोट का हक दे और इससे मुताल्लिक इक़दाम 90 दिन के अंदर करे। अगर इलेक्शन कमीशन ने आई वोटिंग के हवाले से इक़दाम में ताख़ीर की तो मुल्क गिर एहतजाज करेंगे। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने ओवरसीज पाकिस्तानियों को 90 दिन के अंदर कानून पर अमल दरामद कराने की यकीन दहानी करवा दी। इस मुलाकात में ओवरसीज पाकिस्तानी हर हाल में ये चाहते हैं कि उनको वोट का हक मिले। ये 90 लाख वोटर्स हैं और दूसरी जानिब ईवीएम के साथ, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के साथ ये हुकूमत चाहती है कि अगले इंतखाबात हों।
हुकूमती इत्तेहादी भी अब मान गए हैं, कानून भी बन गया है और इलेक्शन कमीशन के ऊपर बहुत दबाव भी है। इस हवाले से दबाव इसलिए है कि उन्होंने ये काम बहुत पहले करना था और ये ड्यू था उनका काम, बहुत पहले से उनको ये काम करना था, लेकिन वो चुप करके बैठे हुए थे, खामोश होकर, क्योंकि वो ऐसी कोई भी चीज़ नहीं आने देते पाकिस्तान में जिससे उनके अपने रास्ते बंद हो जाएं या जिससे उनका अपना जो फ़ायदा है वो ख़त्म हो जाए। लेकिन अब क्योंकि ये चीज़ें ज़बान आम हो गई हैं, हर पाकिस्तानी जान गया है, तो एक दबाव तो है और हुकूमत भी दबाव डाल रही है कि जनाब कानून बन गया है, अब आप इसके ऊपर अमल दरामद कीजिए। तो दो चीज़ें इमरान खान साहब की आज की जो मीटिंग हुई उसमें तय पाई हैं। नंबर एक, बहुत सारी चीज़ें थी लेकिन ये इस हवाले से दो चीज़ें, एक तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के साथ अगले इंतखाबात होंगे, इसके लिए पूरी तैयारी कर ली जाए, और नंबर दो, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक दिया जाएगा। अब आ जाता हूँ उस बात पे कि अपोजिशन क्यों चाहती है कि 2022 के आगाज़ में या 2022 के मई तक, जून तक इंतखाबात हो जाएं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत एक और बजट पेश ना कर सके। कुछ हकायक हैं, मैं आपके सामने रखता हूँ। IMF के अंदर पाकिस्तान की गर्दन बड़े लंबे अरसे से फंसी हुई है। इमरान खान साहब भी उसी के अंदर फंस गए, नहीं निकल सके क्योंकि पाकिस्तान की माशी सूरत हाल ऐसी थी। बाद में कोविड-19 आ गया, हालात और ख़राब हो गए, फिर आलमी सप्लाई चेन मुतासर हो गई, महंगाई और ज़्यादा बढ़ गई, IMF की कड़ी शराइत थी, कर्जा भी वापस करना था, और ज़्यादा फंस गए। पाकिस्तान में लोग उतना टैक्स भी नहीं देते, हालांकि इस हुकूमत ने रिकॉर्ड टैक्स इकट्ठा किया है, लेकिन इसके बावजूद हमारी ज़रूरत इससे बहुत ज़्यादा है, कई गुना ज़्यादा है। लिहाजा ये अपोजिशन जानती है कि अप्रैल तक महंगाई की ये आलमी वेव है और अप्रैल तक का टाइम एक ऐसा टाइम है जिसमें अवाम को जितना मर्जी आप बाहर निकालना चाहें, आप जोर लगाएं, आप निकालें, अवाम के दुख और तकलीफ़ें अप्रैल तक रहेंगे। क्योंकि इसमें हुकूमत अगर सब्सिडी भी देगी तो पाकिस्तान इतना बड़ा मुल्क नहीं है, पाकिस्तान के पास इतने पैसे नहीं हैं कि बहुत बड़ी सब्सिडी दे के सबको खुश कर दें। लिहाजा लोग नाराज़ रहेंगे और आलमी जो महंगाई है उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान के ऊपर कम से कम अप्रैल के महीने तक रहेगा और उसका फ़ायदा उठाया जाए और इसी बीच में इलेक्शन का माहौल बनाया जाए। क्योंकि अप्रैल के बाद आलमी सतह पे कीमतें नीचे आना शुरू हो जाएंगी और ये आलमी मालियाती इदारे भी बता रहे हैं, तो उसके बाद पाकिस्तान में महंगाई कम होगी। जब महंगाई कम होगी तो फिर इमरान खान साहब की जो मकबूलियत के अंदर कमी है वो सिलसिला ख़त्म हो जाएगा। दूसरा, जून तक IMF का एक प्रोग्राम है पाकिस्तान को मुकम्मल करना है, उसके बाद इस हुकूमत के पास ये चांस होगा कि ये एक बहुत बड़ी अमाउंट को खर्च कर सकते हैं पब्लिक की फलाह के लिए अगले बजट में। तो अपोजिशन को ये पता है कि आखिरी बजट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ा रिलीफ भी दे सकती है IMF प्रोग्राम मुकम्मल होने की सूरत में। दूसरा, जो आलमी महंगाई की वेव है वो भी कम हो सकती है। तो जब पब्लिक को रिलीफ दिया तो इस हुकूमत से क्या प्रॉब्लम है? पब्लिक को एक ही प्रॉब्लम है, इस हुकूमत से लोगों को सिर्फ एक मसला है, हम जहां जाते हैं लोग एक ही बात करते हैं, महंगाई, और तो कोई बात नहीं करते। और महंगाई पूरी दुनिया में हुई है, यानी पूरी दुनिया के अंदर महंगाई की शरह में इजाफा हुआ है। अमेरिकी प्रेसिडेंट खुद लिख रहा अपने ट्वीट में महंगाई बढ़ गई है, इंडियंस मान रहे हैं महंगाई बढ़ गई है, यूरोपियन मान रहे हैं महंगाई बढ़ गई है। पूरी दुनिया के अंदर महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ी है और तारीखी रिकॉर्ड जितने थे महंगाई के वो टूट गए हैं। पाकिस्तान में भी ऐसा ही हुआ है, लेकिन यहां पे सारा मलबा हुकूमतों के ऊपर डाला गया है। यह कहा गया है कि हुकूमत इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। कोई यहां पे यह कहने के लिए तैयार नहीं है कि यह एक आलमी फिनोमिना है। हाँ, यहां पे हुकूमतों का कसूर है, कुछ इंटरनल सप्लाई चेन्स के हवाले से, कुछ गवर्नेंस के हवाले से, कुछ चेक एंड बैलेंस के हवाले से हुकूमतों का कसूर रहा है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें अब कंट्रोल हो गई हैं। थोड़े दिन पहले तक सब कह रहे थे 150 रुपये किलो चीनी है, अब मार्केट में 90 रुपये बिक रही है, 95 रुपये बिक रही है, जाके देख लें, बिक रही है। थोड़े दिन बाद इससे भी 5-10 रुपये कम हो जाएगी जैसे ही नई चीनी मार्केट में आएगी। सबको पता है ये होने वाला है, लेकिन इसकी खबर नहीं बन रही और ना कोई इसके ऊपर बात कर रहा है। बात बड़ी सादी है, अपोजिशन ये जानती है कि इमरान खान को अगर टाइम मिला, 2022 पूरा उसको मिल गया और 2023 में इंतखाबात हुए, तो वो दोबारा इस पोजीशन में आ जाएंगे और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का वोट, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और दीगर चीज़ें मिलकर उनको इस काबिल बनाएंगी कि वो दोबारा हुकूमत में आ सकते हैं। लेकिन अगर 2022 में पहले 6 महीनों के अंदर इलेक्शन करवा दिया गया तो महंगाई की एक वेव बुरी तरह डिस्टर्ब कर चुकी होगी, कोई मनसूबा मुकम्मल नहीं होगा,
और IMF के प्रोग्राम में फंसा हुआ पाकिस्तान जो है वो इमरान खान साहब उसके बीच में फंसे होंगे इन गुंजलों में, और इसमें उनके पास निकलने का रास्ता नहीं होगा। तो ये अपोजिशन की असेसमेंट है और बड़ी बेहतरीन असेसमेंट है इन हालात के अंदर कि अटैक करने का ये बेहतरीन वक्त है। लेकिन पीपल्स पार्टी नहीं मानेगी, फिर कभी बताऊंगा क्यों नहीं मानेगी। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।